तियानहुई व्यापार संघ का भूमिगत अखाड़ा एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था। दिन से रात तक यह कभी नहीं रुकता था। हमेशा लोग जुआ खेलते थे और हमेशा लोग लड़ते थे। यह जगह आपको रातों रात अमीर बना सकती थी, लेकिन यह आपको दिवालिया भी कर सकती थी। यह आपको रातों रात प्रसिद्ध कर सकती थी, लेकिन यह आपको एक लाश भी बना सकती थी जिसे बाहर ले जाकर सामूहिक कब्र में फेंक दिया जाता था। यह तुम्हारा नंबर है, नंबर 1414। आर्यन को एक लकड़ी का पट्टा फेंक दिया गया। आर्यन ने उस पर लिखा नंबर देखा। धिक्कार है, धिक्कार है, यह नंबर सचमुच 6 है। थोड़ी देर बाद आर्यन का नंबर बाधाओं की सूची में दिखाई दिया। वह एक नवागंतुक था। नवागंतुकों के लिए बाधाएं आमतौर पर बहुत अधिक होती थीं, लेकिन उन पर बहुत कम लोग दांव लगाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी एक नवागंतुक पर बहुत सारा पैसा दांव पर नहीं लगाएगा जिसे वे नहीं जानते थे। आर्यन की बाधाएं 1 से 5 थीं। घंटी घंटी। कुछ दस्तकें सुनाई दीं। अगला मैच नवागंतुक नंबर 1414 बनाम मांसपिसाई मशीन। जैसे ही उसने कहा, भूमिगत अखाड़े में जयकार गूंज उठी। मांस पिसाई मशीन, मांस पिसाई मशीन, मांस पिसाई मशीन। उसे कुचल दो, उसे मार डालो। एक नवागंतुक का दुःस्वप्न बनो, हा हा हा। उनका खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मुर्गे का खून पिलाया गया हो। वे पागलों की तरह गरज रहे थे। साथ ही बहुत से लोग दांव लगा रहे थे। मूल रूप से उन सभी ने मांस पिसाई मशीन के जीतने पर दांव लगाया। वह 2 मीटर लंबा था और उसका शरीर मजबूत था। इसके अलावा उसका वजन शायद 800 किलोग्राम था। एक बार जब वह मांस पिसाई मशीन पर चार्ज करता, तो वह मूल रूप से उन्हें तुरंत नॉकआउट कर देता। उसे नवागंतुक मांस पिसाई मशीन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह नवागंतुकों को कुचलने में माहिर था। जुड़वा बहनों में से एक दांव लगाने गई, जबकि दूसरी ने आर्यन से कहा, स्वामी, इस नवागंतुक मांस पिसाई मशीन की कमजोरी उसकी गति में है, उसकी कमजोर नस उसकी बगल में है। और हाँ, बहुत अच्छी तरह से मत जीतो, हमारा लक्ष्य पैसा कमाना है। आर्यन हंसा और बोला, आओ, मुझे एक चुंबन दो। जुड़वा बहनें शर्मा गईं और अपने चेहरे आगे बढ़ा दिए। आर्यन ने उसे चूमा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। खत्म। वह जादू के पिंजरे में चला गया। बस, दांव लगाना बंद शुरू करो। जैसे ही उसने खत्म किया, पिंजरे में मांस पिसाई मशीन ने आर्यन को एक भयंकर जानवर की तरह घूरा। एक शक्तिशाली दबाव ने उस पर हमला किया और उसने गंभीरता से कहा, नवागंतुक कापो। बैम। एक कदम आगे बढ़ा, जमीन हिल गई। उसका दाहिना हाथ आर्यन के गले को पकड़ने के लिए बढ़ा। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी। आर्यन ने धीमी प्रतिक्रिया देने का नाटक किया और मुश्किल से बच निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कहा, बड़े भाई, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। उसे देखो, वह अभी भी ऐसे भूमिगत लड़ाई लड़ना चाहता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। सब लोग हंसने लगे। मांस पिसाई मशीन ने भी एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की और कहा, मेरे मांस पिसाई मशीन के हाथों में कोई नवागंतुक जीवित नहीं रह सकता, और तुम भी वही हो। बस। दर्शकों में से एक अचानक चिल्लाया, वह प्रकट हुआ। मांस शील्ड का भारी वार। एक पल में मारने का कौशल। यह लड़का खत्म। मांस पिसाई मशीन का शरीर अचानक एक गेंद की तरह मुड़ गया और उसका शरीर अचानक एक उछलती हुई गेंद की तरह उछला।
उछलने का बल मजबूत होता गया और उछलने की ऊंचाई भी बढ़ती गई। भारी वार की शक्ति भी मजबूत होती गई। आर्यन पिंजरे में भागता और बचता रहा और यह भी चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बड़े भाई शांत हो जाओ, मुझे मत मारो। अखाड़े के बाहर सब लोग हंस रहे थे। यह बच्चा हमें खुश करने आया है ना? यह साला भूमिगत लड़ाई लड़ना कहलाता है? ओह मेरे भगवान, मुझे हंसी क्यों आ रही है? हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बस जब सभी ने सोचा कि वे निश्चित रूप से जीत गए हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पूरे 3 मिनट तक मांस पिसाई मशीन बिल्कुल भी नहीं रुका। और तो और उसकी गति अभी भी बढ़ रही थी और उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। मुख्य बात थी, वह बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई स्ट्राइड खा लिया हो। बैंग 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 बैंग। पागलों की तरह उछलना, पागलों की तरह टकराना। जब वह जमीन से टकराया तो जमीन खून से लथपथ हो गई। स्थिति पूरी तरह से गलत थी। अंततः आसमान से एक लाश गिरी और खुद को उछाल उछाल कर मार डाला। आर्यन ने हैरान कर देने वाला भाव प्रकट किया, वाह बड़े भाई, क्या तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो? आत्महत्या? यह भी इसी समय था। सिस्टम से आवाज आई। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1973 1973वां अध्याय। प्रणाली का पागल इनाम। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को नवसिखिया मांस पीसने वाले को मारने के लिए बधाई। 3000 अनुभव अंक, 200 दिव्य शक्ति मूल्य और एक असामान्य ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। खिलाड़ी आर्यन को कूदने की तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं? डिंग। खिलाड़ी आर्यन को भूमिगत मुक्केबाजी अखाड़े का पहला मैच जीतने के लिए बधाई। इनाम है दिव्य स्तर का पत्थर। प्रणाली संकेत, जितनी अधिक जीतें उतना ही उदार इनाम। आर्यन के दिमाग में प्रणाली की घंटी की एक श्रृंखला बज उठी। आर्यन ने सोचा था कि एक मांस पीसने वाला कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई इनाम को ट्रिगर करेगा। जब तक वह लगातार जीतता, इनाम और मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। एक अप्रत्याशित आश्चर्य। बाधा पिंजरे का दरवाजा खुला और आर्यन बाहर चला गया। आसपास के दर्शकों ने जयकार नहीं की, बल्कि शोर मचाया। कचरा, कचरा, किस्मत का कुत्ता, बेशर्म, बहुत नीच। केवल तुम्हारे जैसा लंगड़ा ही ऐसे जीत सकता है। बहुत से लोग नाखुश थे। जिन्होंने मांस पीसने वाले पर दांव लगाया था, वे नाखुश थे क्योंकि वे हार गए थे। उनके और भी नाखुश होने का कारण यह था कि आर्यन ने कुछ भी किए बिना जीत हासिल कर ली थी। दर्शकों के लिए यह एक ऐसी लड़ाई थी जो देखने लायक नहीं थी। जुआरी के लिए आर्यन ने अपना जीवन उठा लिया था। आर्यन के लिए ये शोर उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर पाए, और साथ ही इसका मतलब यह भी था कि इन लोगों ने यह स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि उसने कैसे वार किया। अधिकांश लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। हालांकि कोई ऐसा था जिसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। नाइट किंग घाटी की बैंगनी कपड़े वाली लड़की। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, यह तरीका सचमुच नीच है। हर बार जब मांस पीसने वाला गिरता तो उसके जमीन पर उतरने का इंतजार किए बिना आर्यन चुपके से शक्ति की एक लहर छोड़ता और सीधे उसे हवा में वापस धकेल देता। नतीजतन उछाल की शक्ति मजबूत और मजबूत होती गई।
अंत में कुछ बार पटकने के बाद उसने डकार ली। किसी ने आर्यन को वार करते नहीं देखा, उन्होंने केवल उसे पिंजरे में लगातार चकमा देते हुए देखा, पूरी तरह से भ्रम से धोखा खा गए। महोदय, आप सचमुच मददगार हैं, ही जुड़वा बहनों ने उत्साहित होकर कहा। आर्यन के बोलने का इंतजार किए बिना उन दोनों ने सीधे आर्यन के गालों पर चुंबन लिया, जिससे आसपास के लोग ईर्ष्या और जलन से चौंक गए। आर्यन ने कहा, पंजीकरण जारी रखो। हाँ, हम अभी भी 10 मिलियन से बहुत दूर हैं। ही जुड़वा बहनें खुशी से मुस्कुराईं। वे जीत गए और आर्यन घायल नहीं हुआ। क्लैंग क्लैंग। नंबर 1414, चुनौती जारी रखो। जैसे ही उसने बात खत्म की, दर्शकों ने फिर से शोर मचाया। यह बच्चा पक्का मर गया। मैं उसकी मौत पर दांव लगा रहा हूं। मैं भी उसकी मौत पर दांव लगाओ। जुआरी की एक और लहर ने पागलपन में अपने दांव लगाए। अभी आर्यन को निश्चित रूप से भाग्यशाली मिला था। इस बार यह निश्चित रूप से फिर से नहीं होगा। वह बिना किसी संदेह के हार जाएगा। आर्यन की बाधाएं अपरिवर्तित रहीं। 10 मिनट बाद दांव समाप्त हो गया। आर्यन बाधा पिंजरे में चला गया। उसके सामने एक पतला आदमी खड़ा था। अभी अभी के मांस पीसने वाले की तुलना में वह एक माचिस की तीली जैसा था। हालांकि इस आदमी के शरीर पर आभा मांस पीसने वाले के शरीर पर आभा से कहीं अधिक मजबूत थी। तस्क बच्चे, अपना भाग्य स्वीकार करो। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सम्मान है। जैसे ही उसने बात खत्म की, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया और उसी पल वह आदमी गायब हो गया। कई लोगों की आंखों में उसकी गति अत्यंत तेज थी, लेकिन आर्यन की आंखों में वह एक चींटी की तरह रेंग रहा था। अभिनय, मुझे थोड़ा और अभिनय करना होगा। कम से कम मैं एक अभिनेता के स्तर पर हूं। आह 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 आह। वह कहाँ है? मुझे वह क्यों नहीं दिख रहा? वह कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता, वह इतना मजबूत है। आर्यन ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की और लगातार पीछे हटता रहा। उसका शरीर कांप उठा। बड़े भाई, तुम कहाँ हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। पिंजरे के बाहर उपहास भरी हंसी का एक दौर था। बच्चे, मर जाओ। मैं अभी अभी जो कुछ भी खोया है उसे वापस जीतना चाहता हूं। तुम निश्चित रूप से मर गए। उसके डरे हुए चेहरे को देखो। तुम अभी भी ऐसे लड़ने की हिम्मत करते हो? अचानक हवा में पतला आदमी बाहर निकला। उसे नहीं पता था क्यों वह सीधे आर्यन के पैर से टकराया, और बस ऐसे ही वह ठोकर खा गया और उसका पूरा शरीर सीधे आगे बढ़ा। उसने अपना सिर नीचे किया और आगे बढ़ना जारी रखा, और फिर वह भयंकर रूप से बाधा पिंजरे से टकराया। बस बाधा पिंजरे से एक गूंजती हुई आवाज निकली। बाम! उसका सिर फट गया। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे सरक गया और जमीन पर गिर गया। वह मर गया था। पूरा अखाड़ा शांत था। उन्होंने सभी ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति प्रकट की और पिंजरे में पड़े शव को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग इसे समझ नहीं पा रहे थे और वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जब तक रेफरी ने परिणाम घोषित नहीं किया। नंबर 1414 जीता। आर्यन ने भी एक मूर्खतापूर्ण रूप प्रकट किया और उत्साहित होकर कहा, हा हा हा, मैं जीत गया। उसी समय डिंग! खिलाड़ी आर्यन को मारने के लिए बधाई। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को दूसरी जीत प्राप्त करने के लिए बधाई।
आपको इनाम के रूप में एक आत्मा एकाग्र करने वाली गोली मिली है। वाह! पहली जीत केवल एक दिव्य स्तर का पत्थर था और दूसरी जीत 50,000 दिव्य स्तर के पत्थर के लायक एक आत्मा एकाग्र करने वाली गोली थी। हाँ हाँ हाँ, प्रणाली का इनाम कमाल का है। आर्यन अंदर ही अंदर उत्साहित था। इस तरह का पिरामिड इनाम बहुत रोमांचक था। जब तक आप जीत सकते हैं, आप एक उच्च इनाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल आर्यन को न केवल प्रणाली का इनाम चाहिए था, बल्कि पैसा भी। बहुत बेकार। धिक्कार है, मुझे मत रोको। मैं अंदर जाकर उसके शव को टुकड़ों में काटना चाहता हूं और कुत्तों को खिलाना चाहता हूं। धिक्कार है। उससे भी ज्यादा बेकार कोई है? बहुत गुस्सा। आर्यन फिर से जीत गया। इस बार और भी ज्यादा लोग पतले आदमी को कोस रहे थे। वह कचरे के एक टुकड़े से भी निपट नहीं पाया। क्या इस तरह के व्यक्ति से भी ज्यादा कचरा कोई था? मास्टर, हम फिर से जीत गए। मास्टर, आप महान हैं। वे दोनों फिर से एक तरफ गए। आर्यन ने अतुलनीय रूप से इसका आनंद लिया। आत्मा एकाग्र करने वाली गोली निकाली और कहा, इस गोली को बाहर निकालो और इसे गिरवी रख दो। इसे दिव्य स्तर के पत्थर में बदल दो, जिससे यह तेज होगा। भूमिगत मुक्केबाजी अखाड़े में एक गिरवी रखने की दुकान थी। कोई भी वस्तु गिरवी रखी जा सकती थी। यहाँ तक कि महिलाएं भी गिरवी रखी जा सकती थीं। आत्मा एकाग्र करने वाली गोली का बाजार मूल्य 50,000 दिव्य स्तर के पत्थर था, लेकिन गिरवी रखने का मूल्य केवल 10,000 दिव्य स्तर का पत्थर था। आर्यन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10,000 दिव्य स्तर का पत्थर उसकी प्रगति को तेज करेगा। चुनौती जारी रखो। नंबर 1414 जीता। नंबर 1414 जीता। नंबर 1414 जीता। वह पागल होने का नाटक करता रहा और जीतता रहा, और हर बार यह बिल्कुल सही था और कोई भी पता नहीं लगा सका। तियान हुई व्यापार गठबंधन। शाखा प्रमुख, हम पहले ही 13 मैच लगातार जीत चुके हैं। उनकी वर्तमान राशि पहले ही 3 लाख दिव्य स्तर के पत्थर तक पहुंच गई है और हमने उनसे 60 लाख दिव्य स्तर के पत्थर कमाए हैं। तियान हुई शाखा प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। एक और बड़े ने कहा, मास्टर, वांग परिवार ने पहले ही किसी को भेज दिया है। यह वही विकृत कामिकेज है जिसका आपने उल्लेख किया था। क्या आप उन्हें अखाड़े में प्रवेश करवाना चाहते हैं? प्रवेश करो। और तियान हुई शाखा प्रमुख मुस्कुराया और बोला, वांग ताई की फीस दोगुनी हो जाएगी। 10 मिलियन दिव्य स्तर का पत्थर। हे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1974। वांग परिवार का विशैला प्रेत। हम फिर जीत गए। स्वामी, हम फिर जीत गए। हे स्वामी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। जुड़वा बच्चियां आर्यन की बाहों में दुबकी हुई थीं, उनके चेहरे खुशी से भरे थे। यह पहले ही 16वीं जीत थी। इस जीत के लिए सिस्टम का इनाम आर्यन को थोड़ा आश्चर्यचकित कर गया। महत्वपूर्ण प्रहार शक्ति। फ्यूज करने के बाद वह 2 घंटे के भीतर दोगुनी महत्वपूर्ण प्रहार शक्ति प्राप्त कर सकता था। कमाल। एक के बाद एक हर तरह के इनाम निकल रहे थे, और यह केवल 16वीं जीत थी। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी था। मार्शल वेदी नगर, वांग परिवार। लगता है कि तियान हुई व्यापार गठबंधन अब वांग ताई और उस बच्चे की रक्षा नहीं करेगा। वांग ताई का गुप्त प्रशिक्षण कक्ष भी हमें पता चल गया है।
मैं वह बच्चा हूँ जिसे आर्यन कहते हैं, वास्तविक भूमिगत अखाड़े में लड़ रहा है। उसे सबक सिखाने का यह सबसे अच्छा समय है। कुलपति, दो विशेष रूप से प्रशिक्षित आत्मघाती सैनिक तैयार हैं। वे तियानहुई व्यापार गठबंधन के भूमिगत अखाड़े में प्रवेश कर चुके हैं। बस देखो, राक्षस द्वीप का एक कचरा हमारे वांग परिवार के सामने दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा है। बस मरने का इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। वांग परिवार के बड़े हंसे। वे रात राजा दिव्य टोकन को छूने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन भूमिगत मुक्केबाजी अखाड़े में कोई नियम या कानून नहीं थे। रिंग में विजेता ही राजा था। जब तक वे आर्यन को अखाड़े में मार देते, रात राजा घाटी के लोग कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। एक और बैंग बैंग बैंग। 10 लाख पाउंड की स्टील प्लेट दर्दनाक कराह के साथ चिल्लाई। एक बड़ा आदमी दोनों मुट्ठियों से लगातार मुक्के मार रहा था। केवल एक ही बिंदु पर मार रहा था। मुक्के के निशान गहरे और गहरे होते जा रहे थे। भूमिगत गुप्त कमरे में लगातार गर्जना हो रही थी, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। एक नौकर दरवाजे पर आया और बोला, मूढ़, आज एक व्यक्ति ने लगातार 16 मैच जीते हैं। बहादुर का मुक्का आधे सेकंड के लिए रुका, फिर उसने फिर से मुक्का मारा। नौकर ने आगे कहा, वह अभी भी जा रहा है। मुझे लगता है कि वह जीतना जारी रखेगा। तुम्हारे अलावा कोई भी एक दिन में 16 मैच नहीं जीत सकता। मूड, मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे लिए आ रहा है। अरे हाँ, मैं आज अपने गृहनगर वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कल के द्वंद्व के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। चेन परिवार का बूढ़ा राक्षस असाधारण है। मैंने सुना है कि उसके पास वज्रकाय है। वह अजेय और अमर है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और तुम्हें तियानहुई व्यापारी संघ के लोगों से सावधान रहना चाहिए। खत्म। परिचारक अंधेरे में पीछे हट गया और गायब हो गया। बहादुर ने अपने सामने 10 लाख पाउंड की स्टील प्लेट को देखा और मासूमियत से कहा, लगातार 16 जीत। उसका रिकॉर्ड एक दिन में लगातार 18 जीत का था, और उसने इसे तभी समाप्त किया जब पूरे भूमिगत मुक्केबाजी अखाड़े में किसी ने भी उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की। लगातार 16 जीत। वह अपने रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 3 मैच दूर था। अगर तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ते हो तो क्या यह बॉस होगा? बहादुर ने एक पल सोचा, फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसा। जब उसने आर्यन के बारे में सोचा तो वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि बहादुर ने एक और भारी मुक्का मारा और सांस छोड़ी। चैन परिवार का बूढ़ा राक्षस। उसका शरीर अजेय और अमर है। दिलचस्प। उसे विश्वास था कि वह एक दिन बॉस से मिलेगा। अब जो वह अधिक करना चाहता था वह चैन परिवार के बूढ़े राक्षसों को हराना था, क्योंकि उसका अजेय शरीर और अमर शरीर उसे अनजाने में उत्साहित कर रहा था। बहादुर बुदबुदाया, देखते हैं कि तुम अजेय और अमर हो या मैं अजेय और अमर हूं। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। गुप्त कमरा लगातार गड़गड़ा रहा था, जैसे कोई राक्षस। कई लोगों की नजरों में बहादुर एक राक्षस था। कितना भोला राक्षस! एक बार जब वह लड़ने वाले पिंजरे में प्रवेश कर जाता तो वह एक उन्मत्त जानवर में बदल जाता। 17वां मैच नंबर 1414 चुनौती जारी रखता है। और कौन कौन बहादुर योद्धा चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है? रेफरी ने लगातार कई बार पुकारा। पूरा अखाड़ा धीरे धीरे शांत हो गया। एक पल के लिए
किसी ने भी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। एक ही दिन में लगातार 16 जीत बेहद दुर्लभ थी और कोई भी लड़ाका एक ही दिन में लगातार 16 लड़ाइयां नहीं लड़ेगा। आर्यन को जारी रखना था। लगातार 16 जीत। मैं अपना सब कुछ खोने वाला हूं। यह व्यक्ति किस तरह का राक्षस है? हर बार जब वह जीतता है तो यह एक संयोग होता है। चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं, वह लगातार जीतने वाले व्यक्ति जैसा नहीं लगता, लेकिन उसने लगातार 16 मैच जीते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हर समय पागल होने का नाटक कर रहा हो? कई लोग होश में आ गए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई लोगों ने आर्यन को सब कुछ खो दिया था। आर्यन पिंजरे में चला गया और पूछा, और कौन? क्या यह बहुत बोरिंग नहीं है? मार्शल वेदी नगर के कई परिवारों के अपने लड़ाके थे, लेकिन वे पूरे साल लड़ने वाले अखाड़े में नहीं रहते थे। लगातार 16 मैच जीतने से पहले ही लड़ने वाले अखाड़े के सभी लड़ाके हार चुके थे। तुम क्या चिल्ला रहे हो? अगर हिम्मत है तो लॉबी को चुनौती दो। सही है, केवल 16 लगातार जीत कुछ भी नहीं है। लॉबी ने पहले ही लगातार 101 जीत दर्ज की है, तुम उसके सामने क्या हो? कई लोग आर्यन से नाखुश थे, क्योंकि आर्यन ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। इस क्षण क्लैंग चुनौती की घंटी बजी। पूरा अखाड़ा खामोश हो गया। एक काले लबादे वाला आदमी दूर चुनौती घंटी के नीचे खड़ा था। उसका पूरा शरीर काला था। उसके शरीर से एक काली राक्षसी आभा निकल रही थी। उसकी आंखें उदास थीं क्योंकि उसने हल्का सा सिर उठाया और कहा, मैं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पहले ही मोहक पिंजरे के सामने प्रकट हो चुका था। ज्यादा दूर नहीं। वांग झोंग, जिसके अंग फिर से जुड़ गए थे, और उसके बगल में क्यूइजियानर, एक मुस्कान प्रकट हुई। कई लोग तुरंत सदमे में आ गए। वांग परिवार का आत्मघाती सैनिक। यह वांग परिवार का आत्मघाती सैनिक है। इस तरह का व्यक्ति जिसने विशेष प्रशिक्षण लिया है, उसके शरीर को सैकड़ों और हजारों बार तपस्या की गई है। वे लगभग अमर अस्तित्व हैं। इस तरह का आत्मघाती सैनिक प्रशिक्षण वांग परिवार ने आधिपत्य के लिए युद्ध क्षेत्र से वापस लाया था। यह इन आत्मघाती सैनिकों के कारण भी है कि वांग परिवार सैकड़ों वर्षों से मार्शल वेदी नगर में बिना गिरे खड़ा हो पाया है। कई लोग चर्चा करने लगे। जुड़वा बच्चियां भी तेजी से आगे बढ़ी और बोली, स्वामी, वांग परिवार का आत्मघाती सैनिक, जिसे वांग परिवार का प्रेत भी कहा जाता है कि यह एक मृत व्यक्ति है जिसे बचपन से ही एक गुप्त औषधीय कुंड में भिगोया गया है। उनके शरीर विषैले होते हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता। इस तरह के प्रेत में लगभग कोई कमजोरी नहीं होती। स्वामी, इस क्षण रेफरी ने पूछा, नंबर 1414, क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? आर्यन मुस्कुराया और बोला, स्वीकार करता हूं, क्यों नहीं स्वीकार करूंगा। यहाँ वांग परिवार के लोग भी होने चाहिए, है ना? मैंने तुम्हें हिसाब चुकता करने के लिए नहीं ढूंढा, लेकिन तुम लोग मुझे ढूंढते रहे। बहुत अच्छा। तो आओ। हम आर्यन की ओर का मोहक पिंजरा अचानक बंद हो गया। वांग परिवार का आत्मघाती सैनिक पिंजरे में चला गया और उसके सिर पर लबादा गिर गया, जिससे एक जला हुआ चेहरा प्रकट हुआ। वह बेहद भयंकर लग रहा था और उसके शरीर से एक दुर्गंध निकल रही थी। उसने आर्यन को घूरा और उसकी आंखों में हत्या की इच्छा बेहद तीव्र थी। वांग झोंग चिल्लाया, बच्चे, देखते हैं तुम कितने घमंडी हो सकते हो। आज तुम्हारा मरने का दिन है। नेदरवर्ल्ड दास ने अपना शरीर सीधा किया और धीरे से कहा, इस प्रेत का शरीर बहुत मजबूत है।
केवल उसकी 48 मिलियन युद्ध शक्ति उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। मुझे डर है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1975। अचल अष्ट वायु में निरंतर। घंटे की आवाज। ड्रैगन अग्नि। घंटी बजी। चुनौती शुरू हुई। सबकी निगाहें पिंजरे पर थीं। वांग परिवार का कामिकेज बनाम आर्यन, जिसने लगातार 16 मैच जीते थे। उसे मार डालो। इस कमीने को मार डालो। कमीने, देखते हैं तुम कितने घमंडी हो सकते हो। उसे मार डालो। दर्शक बेकाबू हो गए और चिल्लाने लगे। आर्यन पिंजरे में खड़ा था और अपने सामने पड़े शव को देख रहा था। अमर शरीर के है। दिलचस्प। जितने मजबूत तुम होगे, मुझे उतने ही ज्यादा इनाम मिलेंगे। यह कहने के बाद आर्यन हिल गया और अपने बाएं मुक्के से वार किया। हम रुलाई की शक्ति उमड़ी और उसने मुक्का मारा। शव अपनी जगह पर अचल खड़ा रहा। उसने न तो बचाव किया और न ही हमला। वह बस वहां खड़ा रहा और आर्यन को मुक्का मारने दिया। वांग झोंग की आंखें चमक उठीं और वह उत्तेजित होकर बोला, कमीने, अपना हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ हाँ। उसने मुक्का मारा। हम शक्ति फट पड़ी और शव 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन आर्यन की मुट्ठी जल रही थी। उसका शरीर धंस गया और उसकी पूरी बाह प्रतिक्षेप के बल से हिल गई, जिससे उसकी नसें फट गईं। सिस। आर्यन ने ठंडी सांस ली। उसकी मुट्ठी में दर्द तेजी से बढ़ रहा था और उसकी बाह सुन्न हो रही थी। उसकी मुट्ठी काली पड़ गई। उसे जहर दिया गया था। हाँ हाँ हाँ। तुमने सचमुच उसे मुक्का मारा। कमीने, क्या तुम्हें अपनी मुट्ठी सुन्न होती हुई महसूस हो रही है? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी बाह बेकार हो जाएगी। ची शियानर को भी गर्व हुआ। जुड़वा बहनों ने माथे पर बल डाला। शव पर सचमुच जहर है। उन्होंने आर्यन की मुट्ठी को काला होते हुए देखा। उसकी बाह पर रक्त वाहिकाएं काले रेशम की तरह थीं। जहर उसकी बाह पर फैल रहा था। नेथरलॉर्ड दास ने कहा, वह हार गया। इन शवों पर का जहर उनके शरीरों पर उगता है। एक बार छूने पर बिना किसी एंटीडोट के मरना तय है। वांग परिवार के शव न केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, साथ ही उन्होंने इन शवों पर के जहर का उपयोग करके एक प्रकार का मृत्यु फूल भी उगाया था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। यह जहर जरा सा छूने से भी संक्रमित हो जाता था। एक बार जब यह हृदय में प्रवेश करता था तो एक दालुओ गोल्डन पिल भी उसे बचा नहीं सकती थी। आर्यन को जहर दिया गया था और वांग परिवार के एंटीडोट के बिना वह मर जाएगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने हल्का सा माथे पर बल डाला, लेकिन कुछ नहीं कहा। आर्यन ने धीरे से कहा, उसका शरीर सचमुच कठोर है। बातचीत के दौरान आर्यन का शरीर फिर से हिला। श्वा। वह दौड़ पड़ा और कामिकेज के पीछे जा पहुंचा। उसने फिर से मुक्का मारा। इस बार कामिकेज के सिर के पिछले हिस्से पर लगा। धमाका। कामिकेज हल्का सा आगे बढ़ा। वह केवल थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उसके सिर के ऊपर -9 इंच क्षति संख्या तैर रही थी। उसकी शारीरिक रक्षा बेहद मजबूत थी। आर्यन की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से 50 मिलियन से अधिक थी, लेकिन वह केवल एकलंकीय क्षति पहुंचा सकता था। भाड़ में जाओ। आर्यन बुदबुदाया। उसने अपना दाहिना हाथ देखा और पाया कि काली नसें उसकी आधी बाह को ढके हुए थीं।
जितना ज्यादा वह बल लगाता उतनी ही तेजी से जहर फैलता। हाँ हाँ हाँ, कमीने फिर से हमला कर, देखते हैं तुम कितने मुक्के मार सकते हो। हमारे वांग परिवार का कामिकेज अजय है। हाँ हाँ हाँ, वांगझोंग जोर से हंसा, मेरे हाथ पैर तोड़ोगे? आज मैं तुम्हें जहर से मरते हुए देखूंगा। कमीने, राक्षस द्वीप के तुम जैसे कचरे में भी इतनी घमंड करने की हिम्मत है? मैं तुम्हें मिनटों में मार डालूंगा। लड़ना जारी रखो। जितना ज्यादा वह उपयोग करता उतनी ही तेजी से जहर फैलता। इस गति से काला जहर आर्यन के दिल में 3 मुक्कों से भी कम समय में प्रवेश कर जाएगा। कमीने, यह भी तेरे लिए है। तूने मुझे 16 राउंड हारने पर मजबूर किया। यह राउंड मुझे जीतना है ना? हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ो लाश। उसे कुचल दो, उसे कुचल दो। आर्यन को जहर से प्रभावित देखकर वे सभी और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए, जैसे उन्हें चिकन ब्लड का इंजेक्शन लगाया गया हो। यह भी इसी समय था। आर्यन के दांव भी बढ़ रहे थे। जुड़वा बहनों ने आर्यन को देखा और कहा, स्वामी आप और नहीं लड़ सकते, आप मर जाएंगे। स्वामी हम और नहीं लड़ सकते। आर्यन मुस्कुराया और बोला, समय हो गया है, तुम सब अपने दांव लगाओ। जुड़वा बहनें चौंक गईं और बोली, स्वामी आप क्या खरीदना चाहते हैं? आर्यन ने कहा, बेशक मुझ पर जीत के लिए दांव लगाना है। जुड़वा बहनों ने कहा, आपको जहर दिया गया है। आर्यन ने कहा, मैं ठीक हूं। स्वर्गीय राजा की अमर मोती उसके हृदय से जुड़ गई थी और काला जहर उसके हृदय में प्रवेश करना चाहता था। यह तो बस असंभव था। चाहे जहर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आर्यन के पास अभी भी ड्रैगन छाप की शक्ति थी। जहरीला शव है ना? तुम्हारा शारीरिक शरीर नहीं मरेगा है ना? तो फिर देखते हैं। तुम्हारा जहरीला शव मेरे स्वर्गीय सार स्टील से ज्यादा मजबूत है। यह कहते हुए आर्यन ने स्टील आर्मर्ड बीस्ट के शरीर से फूटा हुआ स्टील का टुकड़ा अपनी अंतरिक्ष वलय से निकाला। ठीक कहें तो यह एक मोटी स्टील की प्लेट थी। यह एक चौड़े ब्लेड की तरह था। जहरीले शव की रक्षा सचमुच मजबूत थी, लेकिन यह स्टील आर्मर्ड बीस्ट से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। एक पल में आर्यन का शरीर हिला और वह जहरीले शव के सामने आ गया। उसके होठों के कोने ऊपर उठे और उसने ठंडी आवाज में एक शब्द उगला, मर जा। स्वर्गीय सार स्टील नीचे गिरा। धमाका, वालाला। जहरीले शव का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। यह गाजर काटने जितना आसान था। बिल्कुल भी कोई रक्षा नहीं थी। जहरीले शव से काला तरल पदार्थ पूरे जमीन पर फैल गया। घटना के इस अचानक मोड़ से हर कोई सदमे में था। हालांकि वांगझोंग ने ठंडी हंसी हंसनी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जहरीला शव मर गया तो उसके शरीर पर का जहर आर्यन के शरीर पर फैल गया था। तुरंत आर्यन एक जहरीला शव बन जाएगा। एक नया जहरीला शव। बैंगनी कपड़े वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, नेथरलॉर्ड चाचा वह जीत गया है ना? पुराने दास ने सिर हिलाया और कहा, वह हार गया। जहरीला शव मारा गया था और उसके शरीर में का जहर एक नया मेजबान ढूंढेगा। वह सबसे अच्छा मेजबान है। वह जल्द ही एक नया जहरीला शव बन जाएगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की की नजर तनावपूर्ण हो गई। विभाग प्रमुख, आप सही कह रहे हैं। जहरीला शव आर्यन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि जैसा कि आपने कहा, वह जल्द ही एक नया जहरीला शव बन जाएगा। आदेश दो, बाधा पिंजरे को खोलने में देरी करो। स्वर्ग अभिसरण विभाग प्रमुख हंसा।
जहरीले शव का शरीर टूट गया और काला जहर पूरे जमीन पर फैल गया। जहर का अपना दिमाग था, क्योंकि वह पागलों की तरह आर्यन की ओर उमड़ रहा था। आर्यन पीछे हटा, लेकिन यदि बाधा पिंजरा नहीं खोला गया तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा। आर्यन की नजर क्रूर हो गई। तुम चाहते हो कि मैं अंदर मर जाऊं? वांग झोंग ने संतुष्टि से हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ। तो क्या अगर तुमने लाश को मार दिया? तुम भी मरने वाले हो। हाँ हाँ हाँ। जुड़वा बहनों ने घबराहट में कहा। आप बाधा पिंजरा क्यों नहीं खोलते? रेफरी ने ठंडी आवाज में कहा, यह प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, इसे नहीं खोला जा सकता। जुड़वा बहनें इतनी चिंतित थीं कि वे रोने लगीं। आर्यन अचानक रुक गया। तुम मुझे मजाक बनते देखना चाहते हो? तो फिर देखते हैं मजाक कौन बनता है। अचानक उसके दाहिने हाथ पर ड्रैगन के आकार का निशान हल्की रोशनी से चमक उठा। इसके तुरंत बाद आर्यन ने अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका और गहरी आवाज में चिल्लाया, ड्रैगन अग्नि। धमाका। आर्यन के पैरों के नीचे एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई। ज्वाला तेजी से जलने लगी और उसकी बाईं बाह भी जल रही थी। जहर तुरंत वाष्पित हो गया। सिस्टम से एक सूचना सुनाई दी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1976, आत्मा का विष। 17वीं लगातार जीत। सिस्टम ने बीप किया। आर्यन को विष शव के अनुभव की परवाह नहीं थी। मुख्य बात थी सिस्टम का इनाम। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को 17 लगातार जीत के लिए बधाई। आपको विशेष इनाम मृत्यु विष प्राप्त हुआ है। मृत्यु विष? यह क्या बला है? आर्यन भ्रमित था। फिर उसने सिस्टम खोला और उससे परिचित हुआ। वस्तु मृत्यु विष। ग्रेड देव स्तर। विवरण मृत्यु विष। जहर दिया गया व्यक्ति खिलाड़ी द्वारा नियंत्रित एक देव स्तरीय ज़ोंबी बन जाएगा। विवरण 2, मृत्यु विष की सफलता दर 100% है और इसे केवल 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। धिक्कार है। ज़ोंबी विष का एक उन्नत संस्करण। एक बार संक्रमित होने पर कोई ज़ोंबी भगवान बन जाएगा, इसीलिए इसे ज़ोंबी विष कहा जाता है। आर्यन सदमे और उत्तेजना से भर गया। 10 मौके। इसका मतलब 10 ज़ोंबी भगवान के हैं। दिलचस्प। सिस्टम के इनाम और बेहतर होते जा रहे हैं। आर्यन ने दिव्यसार इस्पात को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। फिर उसने अपनी नजर चारों ओर घुमाई और वांग झोंग को घृणा से घूरते हुए कहा, यह तुम्हारे वांग परिवार का विष शव है। एक बार भी नहीं सह सकता। क्या कोई मजबूत है? यह पर्याप्त नहीं था। आर्यन को उम्मीद थी कि एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी सामने आएगा, क्योंकि जितना मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा उतना ही बेहतर इनाम होगा। यही आर्यन चाहता था। हर कोई चकित था और वहां एक असाधारण सन्नाटा था। विष शव के शरीर से निकलने वाला विष आर्यन के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। उसकी भुजा और भी ज्यादा दहक रही थी, जिससे बाधा पिंजरे में सारा विष वाष्पीकृत हो रहा था। यह बहुत भयंकर था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की उत्साह से हंसी। अंकल अधोलोक, मैंने आपसे कहा था कि वह जीतेगा। क्या मैं सही नहीं थी? अधोलोक सेवक की आंखें डबडबाईं और उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा।
वह कुछ सोच रहा था। आर्यन के हाथ में दिव्य सार इस्पात आखिर क्या था? एक ही वार में उसे क्यों मार दिया गया? अधोलोक सेवक बुदबुदाया, मैंने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा। यह हथियार नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ एक कच्चा लोहा है। लेकिन यह इतना शक्तिशाली क्यों है? कुमारी, यह लड़का साधारण नहीं है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने सहमति में कहा, बेशक। जिस व्यक्ति को मैं पसंद करती हूं, वह साधारण कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि जब आर्यन 9 कदम यांग पुनर्स्थापन गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो वह साधारण कैसे हो सकता है? बूढ़े अधोलोक सेवक ने कहा, युवा कुमारी, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस काले इस्पात के टुकड़े के बारे में बात कर रहा हूं जो उसने पहले निकाला था। वह कच्चा लोहा का टुकड़ा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यहाँ तक कि एक दिव्य कलाकृति भी ऐसा विनाशकारी प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाएगी। और तो और, अधोलोक पुराने दास ने अपनी नजर घुमाई और धीमी आवाज में कहा, बहुत से लोगों ने इसे देखा है। दिव्य परिष्कृत इस्पात। इस्पात कवचधारी दिव्य पशु के शरीर पर सबसे कठोर इस्पात। यह इस दुनिया का नहीं था। वह इस दुनिया में पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। आर्यन ने इसका उपयोग अजय विष शव को एक ही वार में मारने के लिए किया। साधारण दर्शकों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन निजी कमरों में बैठे लोगों की आंखों में चमक थी। वह क्या है? तुरंत किसी को जांच करने भेजो। क्या मजबूत इस्पात का टुकड़ा है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अद्वितीय दिव्य हथियारों को गढ़ने के लिए किया जाता है। जाओ और मेरे लिए पता लगाओ। शाखा प्रमुख, वह क्या चीज है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। विष शव का बचाव असाधारण रूप से मजबूत होता है। वह चीज गाजर काटने जितनी आसान थी। क्या राक्षस द्वीप में ऐसा कोई खजाना है? तियान हुई शाखा प्रमुख ने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया, लगता है उसके पास कई रहस्य हैं। क्या मुख्यालय का दूत अभी तक वापस नहीं आया है? एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। वह अभी भी मुख्यालय के आदेश का इंतजार कर रहा था। मुख्यालय के आदेश से पहले वह जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करेगा। कई लोगों ने आर्यन के दिव्य परिष्कृत इस्पात पर ध्यान दिया। रात्रि राजा घाटी का अधोलोक पुराना दास। कुछ प्रमुख शक्तियां भी गुप्त रूप से ध्यान दे रही थीं। आर्यन इन सब से पूरी तरह अनजान था। वह जीत गया। श्रीमान, आप बहुत शानदार हैं। कहे, जुड़वा बच्चों की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं। पलक झपकते ही आर्यन जीत गया था। वे खुशी के आंसू रो रहे थे। श्रीमान, हम आज के लिए इसे यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते? अभी वाला विष शव सबसे निचले स्तर का था। अगर हम लड़ते रहे तो मुझे डर है। यह सचमुच बहुत खतरनाक था। वे दोनों कांप रहे थे। वे आर्यन को फिर से उस तरह की जीवन और मृत्यु की स्थिति में नहीं देखना चाहते थे। आर्यन ने पूछा, 10 मिलियन दिव्य पत्थरों तक पहुंचने के लिए और कितने? बहुत। और जुड़वा बच्चों ने सिर झुका लिया। हालांकि वे जीतते रहे थे, लेकिन आर्यन के ऑड्स कम होने के कारण वे अभी भी 10 मिलियन दिव्य पत्थरों से बहुत दूर थे। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने कहा, तो जारी रखो। यहां तक कि अगर दिव्य पत्थरों के लिए नहीं भी होता तो भी आर्यन जारी रखता, क्योंकि सिस्टम का इनाम उसके लिए बहुत आकर्षक था जिसे वह विरोध नहीं कर सकता था। क्लांग। आर्यन ने चुनौती घंटी बजाना जारी रखा। उसने दूर वांग झोंग को देखा और कहा, तुम्हारे वांग परिवार में और कौन से राक्षस हैं?
उन सभी को बाहर भेजो। मैं उन्हें एक साथ स्वर्ग भेजूंगा। आओ। वांगझोंग ने भौहें चढ़ाई और अपनी मुट्ठियां भींची। वह असामान्य रूप से क्रोधित था और चिल्लाया, आर्यन, इतना घमंडी मत बनो। आर्यन हंसा। मैं घमंडी हूं तो क्या? हे। वांगझोंग ने अपने दांत इतनी जोर से पीसे कि चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और उसके सिर के ऊपर से धुआं निकल रहा था। एक निनस्तरीय विष शव को पालने में दशकों लगते थे और लागत बहुत ज्यादा थी। हालांकि इसे आर्यन ने तुरंत मार दिया था और आर्यन को जरा भी चोट नहीं आई थी। यह वांग परिवार के लिए एक भारी नुकसान था। हालांकि वांगझोंग की आंखें भयावह हो गईं और उसने चिल्लाया, देखते हैं तुम कितने घमंडी हो सकते हो। इस क्षण एक बैंगनी लबादा पहना आदमी चुनौती घंटी के बगल में खड़ा था। बैंगनी लबादा वाला विष शव, उच्चस्तरीय विष शव। क्लांग। घंटी बजी और न्यायाधीश ने तुरंत कहा, किसी ने चुनौती जारी की है। नंबर 1414, क्या आप स्वीकार करते हैं? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं स्वीकार करता हूं। बेशक मैं स्वीकार करता हूं। जो मरने आ रहा है उसे मैं कैसे स्वीकार नहीं कर सकता। अनुभव और पुरस्कार दे रहे हैं, इसे स्वीकार न करना असंभव है। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन ने जुड़वा बच्चों से कुछ शब्द कहे और फिर सीमा पिंजरे में घुस गया। जल्दी करो, मुझे अभी भी दुनिया में प्रवेश करने की हिम्मत है। आर्यन बहुत घमंडी था। काफी घमंडी। विष शव ऐसी चीजें थीं जिनसे मार्शल वेदी नगर में कोई भी नहीं डरता था। हालांकि आर्यन उन्हें तुच्छ समझता था। वांग परिवार बहुत नाखुश था। कई लोग उसके अहंकार से बेहद नाखुश थे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने धीरे से पूछा, अंकल अधोलोक, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अधोलोक पुराने दास ने एक पल के लिए विचार किया और फिर सिर हिलाया और कहा, विष शवों का बचाव, शक्ति और गति पहले के विष शवों से अतुलनीय हैं। इन विष शवों को परिष्कृत करने में लगभग 100 साल लगते हैं और यह कहा जा सकता है कि उन्हें परिष्कृत करने में लाखों देव पत्थर लगते हैं। वांग कुल उसे किसी भी कीमत पर मरना चाहता है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की की आंखें ठंडी हो गईं और उसने गुस्से में कहा, ऐसा लगता है कि वांग परिवार रात्रि राजा घाटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। उसी समय बैंगनी कपड़े वाली लड़की थोड़ी निराश भी थी। रात्रि राजा घाटी इस हद तक गिर गई थी कि वे एक छोटे से परिवार की भी परवाह नहीं करते थे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की बहुत गुस्से में थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1977। अचल अष्टवायु में निष्कर्ष। स्वामी, हम। सीमा पिंजरा बंद हो गया। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व ने पिंजरे में घुसते ही अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसी समय स्विश, एक बैंगनी रंग का पश्चात चित्र आफ्टर इमेज प्रकट हुआ। तेज, बहुत तेज। बच्चे, मैं तुम्हें विश्व की शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। अभी वाला विश्व सबसे निचली श्रेणी का था। यह विश्व सबसे उच्च श्रेणी का है। अभी वाला हमला नहीं करेगा, लेकिन अब वाला विश्व तुम्हारी जान ले लेगा। वह गुस्से में था। सब लोग आर्यन को देख रहे थे। कुछ लोग लड़ाई को लेकर चिंतित थे। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या आर्यन स्वर्गसार स्टील निकालेगा। आर्यन वहीं खड़ा था, भौहें सिकोड़े बैंगनी पश्चातचित्र को देख रहा था।
लगता है यह एक अलग श्रेणी का विश्व है। देखते हैं तुम कितने मजबूत हो। पलक झपकते ही आर्यन ने अपनी मुट्ठियां नीचे की और लड़ाई में कूद पड़ा। वह एक तरफ झुक गया। विश्व के हमले से बचने के बाद आर्यन ने अपना बायां हाथ नीचे किया। हम तथागत की शक्ति। धमाका। हमला बैंगनी वस्त्रधारी विश्व के शरीर पर लगा, लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी विश्व एक इंच भी नहीं हिला। इसके बजाय वह पलट गया और आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। अभी वाला विश्व अब वाले विश्व से बिल्कुल अलग स्तर का था। आर्यन का कॉलर पकड़कर उसके नाखूनों से बैंगनी जहर रिसने लगा और तेजी से आर्यन के शरीर में प्रवेश कर गया। उसी समय विश्व ने आर्यन को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हाँ हाँ हाँ, बच्चे घमंड मत करो। तुम बहुत घमंडी हो। वांग झोंग खड़ा हो गया और उत्साह से हंसा। चिशियानेर के चेहरे पर भी खुशी थी। वह अब खत्म हो गया। वांग झोंग चिल्लाया, मेरे वांग परिवार से लड़ोगे? तुम खुद को क्या समझते हो? भले ही तुम राक्षस द्वीप से हो। तुम सब वांग ताई जैसे राक्षस की तरह केवल कचरा हो। आर्यन को जमीन पर पटकने वाला देखकर वांग झोंग हंसे बिना नहीं रह सका। वांग परिवार का विश्व मृत्यु साधक। कौन विरोध कर सकता था? पाताल दास की भौहें तन गईं और उसने कहा, यह बुरा है। बैंगनी वस्त्रधारी महिला की आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से कहा, मैं नहीं करूंगी। यह महिला का तात्पर्य विश्व से है, जो शायद किसी महिला का विश्व है। पलक झपकते ही आर्यन का शरीर अचानक नीचे जा गिरा, लेकिन उसका दाहिना हाथ अचानक ऊपर उठा, सीधे जमीन पर सहारा देते हुए। जमीन फट गई, लेकिन आर्यन के शरीर को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व की प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। अपना पहला हमला चूकने के बाद उसने तुरंत एक और हमला किया। उसने आर्यन को हवा में उठाया और फिर बेरहमी से नीचे पटक दिया। इस बार यह और भी भयंकर था। भयानक बैंगनी ऊर्जा पागलों की तरह निकली। आर्यन की नजरें क्रूर हो गईं। मैं तुम्हारे मुझे हवा में उठाने का इंतजार कर रहा हूं। आर्यन ने अपना शरीर घुमाया, उसके पैर विश्व की बाह को कसकर जकड़ लिए। घूमने की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अचानक पीछे धकेला और चिल्लाया, मेरे लिए तोड़ो। कड़क। आर्यन ने विश्व के नियंत्रण से बचने का अवसर लिया और कुछ मीटर दूर कूद गया। लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी विश्व को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अचानक अपनी बाह को जमीन पर मोड़ा। कड़क। उसने अपनी बाह पीछे खींच ली। यह आवाज अतुलनीय रूप से दर्दनाक थी, लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी विश्व के लिए दर्द जैसी कोई चीज नहीं थी। लानत है। आर्यन ने बुदबुदाया, इससे निपटना सचमुच मुश्किल है। वांग झोंग हंसा। तुम कमीने, अपनी किस्मत स्वीकार करो। वह एक बैंगनी वस्त्रधारी विश्व है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता और उसके शरीर में जहर। अपनी छाती देखो। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व का जहर अलग था। यह बेहद तेज था। जब उसने आर्यन का कॉलर पकड़ा तो उसके हाथ में जहर पागलों की तरह आर्यन के शरीर में घुस गया। आर्यन ने थोड़ा सा अपना कॉलर खोला और देखा। उसकी छाती घनी पूंछ वाले बैंगनी धब्बों से भरी थी। वे तेजी से फैल रहे थे और उसके दिल की ओर बढ़ रहे थे। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जैसे वह सुन्न हो गया हो। आर्यन की नजरें सख्त हो गईं और उसने बुदबुदाया, मैं स्वर्गीय राजा के अमर मोती को अपने शरीर को फिर से बनाने के लिए नहीं चाहता। मैं उस तरह के दर्द को फिर से सहन नहीं करना चाहता, क्योंकि यह जहर है।
तो देखते हैं किसका जहर ज्यादा शक्तिशाली है। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। एक विचार से वह अपने हाथ में शोक आत्मा विष लेकर बैंगनी वस्त्रधारी विश्व की ओर दौड़ा। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व भी उस पर दौड़ा। उनकी मुट्ठियां टकराईं। धमाका। उसी पल आर्यन ने शोक विष छोड़ा। फिर आर्यन तेजी से पीछे हट गया, अचल बैंगनी वस्त्रधारी विश्व को देखते हुए। एक बार शोक विष से संक्रमित होने पर कोई आर्यन द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और एक देवश्रेणी का ज़ोंबी बन जाएगा। लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी विश्व एक विश्व था। वह एक व्यक्ति नहीं था। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह उसे नियंत्रित कर सकता था? आर्यन सुनिश्चित नहीं था। हालांकि अगर वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता तो आर्यन को डर नहीं था। उसके पास उससे निपटने के तरीके थे। हाँ हाँ हाँ। वांग झोंग हंसा। बच्चे, जारी रखो। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम जानते हो कि मेरा बैंगनी वस्त्रधारी विश्व कितना शक्तिशाली है? घुटने टेको और दया की भीख मांगो। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व चिढ़ गया। उसकी नजरें ठंडी हो गईं और उसने वांग झों को घूरा। वह बिल्कुल हिल नहीं पाया। वह एक विचार को भी सहन नहीं कर पाया। उसका दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाला हो। हत्या की इच्छा से कुचलने की भावना उसकी गर्दन पर मृत्यु के दूत के खंजर होने से भी बदतर थी। एक सेकंड बीत गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह मर रहा हो। उसके लिंग से पेशाब और मल का मिश्रण बह निकला। वह इतना डर गया था कि उसने पेशाब और मल कर दिया। उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व ने ठंडे लहजे में कहा, कितना परेशान करने वाला है। अपने विचार वापस लेते हुए वांग झोंग अपनी सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। ची शियानेर के चेहरे पर घृणा का भाव था। वांग झोंग ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका दिल नफरत से भर गया था। उसे मार डालो। उसे मार डालो। उसे मार डालो। बैंग बैंगनी वस्त्रधारी विश्व ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने आर्यन की ओर एक कदम बढ़ाया। बैंग एक और कदम। आर्यन कोने में अचल खड़ा था। वह क्या कर रहा है? वह क्यों नहीं हिल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जहर ने असर कर दिया हो? इस बैंगनी वस्त्रधारी विश्व का जहर अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि एक मध्य स्तरीय निम्न देव भी इसे सहन नहीं कर सकता। एकमात्र प्रथम स्तरीय निम्न देव तो दूर की बात है। तो वह मर गया। जहर उसके दिल में प्रवेश कर गया। हालांकि आर्यन को यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। उसका दिल स्वर्गीय राजा के अमर मोती द्वारा संरक्षित था। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व का जहर उसे कुछ भी नहीं कर सका। और तो और उसकी दाहिनी बाह पर ड्रैगन का निशान एक बार फिर चमक उठा। आर्यन के शरीर पर आग की लपटें जल उठीं, पागलों की तरह जहर को निगल रही थीं। लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था। उसे मार डालो। उसे मार डालो। इस बच्चे को देखो और वह अभी भी इतना घमंडी है। आसपास के लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। आर्यन को हारने वाला देखकर उन सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें चिकन रक्त का इंजेक्शन लगा हो। जुड़वा, रूबी और तारा बेहद चिंतित थीं। आर्यन को देखते हुए उनके दिल उनके गले में अटक गए थे। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व की हथेलियां थोड़ी पसीने से भीगी हुई थीं। वह आर्यन के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सकी। 10
अचानक आर्यन के होठों के कोने ऊपर उठे और उसने धीरे से एक संख्या कही। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर कोई उसे सुन सकता था। 9। एक और संख्या कही गई। 8। एक के बाद एक संख्याएं। बैंगनी वस्त्रधारी विश्व हर संख्या के साथ एक कदम आगे बढ़ा। 3। 2। जिस पल आर्यन ने आखिरी संख्या कही, वांगझोंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से गर्जना की। तुम कुत्ते मर जाओ। यह भी इसी क्षण था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1978। अचल अष्टवायु में जारी। मारो। थप्पड़ सटीक और क्रूर होने चाहिए। एक थप्पड़ ऐसा कि दांत जमीन पर बिखर जाए, वह तो बस एक सामान्य थप्पड़ था। और भी ज्यादा क्रूर तो यह था कि वह तुम्हें तब तक मारेगा जब तक तुम भ्रमित न हो जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह तुम्हें कैसे मार रहा था। हक्के बक्के। वहां मौजूद हर कोई भ्रम की स्थिति में था। वह क्यों घुटनों पर आ गया? वह क्यों घुटनों पर आ गया? क्या वांग परिवार ने 100 सालों से विषैले शवों को प्रशिक्षित नहीं किया था? वे वांग परिवार के प्रति वफादार थे और केवल वांग परिवार ही उन्हें नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वे अचानक आर्यन के सामने घुटने टेक गए और बोलने भी लगे। वे बोले। यह और भी अविश्वसनीय था। हर विषैले शव को उन विशेषज्ञों के शवों से परिष्कृत किया गया था जिन्हें वांग परिवार ने गुप्त रूप से खरीदा था। सीधे शब्दों में कहें तो ये विषैले शव सभी मृत लोग थे। मृत व्यक्ति कैसे बोल सकता है? मृत व्यक्ति किसी के सामने कैसे घुटने टेक सकता है? यह पूरी तरह असंभव था। यह क्या क्या हो रहा है? विषैले शव घुटने टेक रहे हैं? क्या यह एक नई रणनीति है? धिक्कार है। वांगझोंग अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर हक्का बक्का भाव था। उसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं। सिर हिलाते हुए वह बुदबुदाया, असंभव असंभव बिल्कुल असंभव। हमारे वांग परिवार द्वारा परिष्कृत विषैले शव को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। लड़के, तुमने क्या किया? इस क्षण वांगझोंग के चारों ओर हर तरह की हंसी और गालियां गूंज उठीं। क्या बकवास वांग परिवार! क्या बकवास विषैले शव! जाओ! विशैला टिकट वांगझोंग के चेहरे पर जा लगा। कि शियानेर दूर खड़ी थी और उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे वह वांगझोंग से परिचित ही न हो। भीड़ में अराजकता फैल गई। किसी को नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन एक किक ने अचेत वांगझोंग के शरीर पर वार किया, जिससे वह दर्शक दीर्घा से लुढ़क गया। आह आह! कुछ दुखद चीखें गूंज उठीं क्योंकि वांगझोंग अवरोध पिंजरे के तल पर लुढ़क गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठे बैंगनी रंग के कपड़े पहने शव को देखते हुए उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने गहरी आवाज में चिल्लाया, मैं तुम्हें उसे मारने का आदेश देता हूं। तुरंत तुरंत। विशैला शव नहीं हिला। आर्यन ने मन ही मन सोचा, शोक जहर सचमुच शक्तिशाली है। यह शवों को भी नियंत्रित कर सकता है। विशैले शव ने एक तरफ देखा और वांगझोंग को ठंडी आंखों से घूरने लगा। वांगझोंग डर से सिकुड़ गया। बैंगनी रंग के कपड़े पहने विशैले शव ने कहा, स्वामी, वह तुम्हें मारना चाहता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूं? आर्यन मुस्कुराया और बोला, कोई जल्दी नहीं है। आर्यन ने रेफरी की ओर देखा और कहा, श्रीमान रेफरी, क्या हमें अभी भी लड़ना है? क्या आप अभी भी परिणाम घोषित नहीं करेंगे? न्यायाधीश ने एक निजी कमरे की ओर देखा।
आकाश संगम शाखा प्रमुख के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन अंत में उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। नंबर 1414 जीता। 18वीं लगातार जीत। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अवरोध पिंजरा तुरंत खुल गया और जुड़वा तुरंत अंदर दौड़ पड़े। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, आपने हमें डरा दिया था। आर्यन ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अब जाकर पैसे इकट्ठा करो, मुझे अभी भी काम है। दूर बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने जुड़वा बच्चों को आर्यन को गले लगाते हुए देखा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसका दिल ईर्ष्या और जलन से भर गया था। यह भावना तुरंत गायब हो गई। बैंगनी कपड़े वाली लड़की खिलखिलाकर हंसी और बोली, अंकल अधोलोक, मैंने कहा था कि वह जीतेगा। इस क्षण बैंगनी कपड़े वाली लड़की के पीछे अधोलोक का पुराना सेवक पहले ही गायब हो चुका था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की हल्की सी कांपी और उसकी नजर तुरंत नीचे झुक गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि भीड़ में एक व्यक्ति था जो सचमुच आर्यन की ओर बढ़ रहा था। एक व्यक्ति जिससे वह भी डरती थी। वह व्यक्ति जो आकाश संगम होटल की 10वीं मंजिल पर रहता था। तुरंत बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी आगे बढ़ी और वह तेजी से आर्यन की ओर चलने लगी। आसपास बहुत ज्यादा लोग थे और आर्यन उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। वह अवरोध पिंजरे से बाहर निकला और वांगझोंग के पास चला गया और उसे ठंडी आंखों से घूरने लगा। बैंगनी कपड़े वाले विषैले शव ने फिर से बात की, स्वामी, वह तुम्हें मारना चाहता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं? आर्यन की उंगली हल्की सी हिली। बैंगनी कपड़े वाला विषैला शव तुरंत वांगझोंग के सामने आ गया और उसे एक हाथ से हवा में उठा लिया, जैसे वह एक छोटी मुर्गी को उठा रहा हो। उसने वांगझोंग को ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा, मर जाओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी 5 उंगलियों ने एक ब्लेड का रूप ले लिया। स्विश! उसने सीधे वांगझोंग की छाती में छेद कर दिया। बैंगनी कपड़े वाला विषैला शव घाव से तेजी से फैल गया। वांगझोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। वह एक आवाज भी नहीं निकाल पाया। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अपने ही परिवार द्वारा परिष्कृत विषैले शव के हाथों मरने में कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? हाँ हाँ हाँ। रुको! एक क्रोधित गर्जना गूंज उठी। एक विशाल आभा उमड़ पड़ी। यह बैंगनी कपड़े वाले विषैले शव पर भारी पड़ी और उसने तुरंत वांगझोंग को छीन लिया। वांगझोंग का चेहरा बैंगनी कपड़े वाले जहर से ढका हुआ था। इस क्षण जहर उसके दिल पर हमला कर चुका था। बुजुर्ग ने बैंगनी कपड़े वाले विषैले शव को देखा और फिर आर्यन को देखा और गहरी आवाज में कहा, लड़के, मैं यह कर्ज याद रखूंगा। मेरा वांग परिवार और तुम अपूरणीय शत्रु हो। अपना वाक्य खत्म करने के बाद बुजुर्ग और नहीं रुका और वांगझोंग को उठाया और तेजी से पीछे हट गया। उसे किसी को बचाना था। आर्यन ने अपना हाथ लहराया और बोला, छी! जिस पल तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई थी, तभी से तुम्हारा वांग परिवार और मैं अपूरणीय शत्रु हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं अब यह कहूं? वह अनादर से भरा था। वांग परिवार! आर्यन निश्चित रूप से उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लगभग वांग ताई को मार ही डाला था। उसने अभी भी अपना बदला नहीं लिया था। यह इसी समय भी था। एक 30 के दशक का व्यक्ति चुपचाप आर्यन के पीछे उतरा। इस क्षण बैंगनी कपड़े वाली लड़की उसी समय प्रकट हुई। आदमी के बोलने का इंतजार किए बिना बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने सीधे आर्यन का हाथ अपनी ओर खींचा
और धीमी आवाज में कहा, सावधान रहो। उस आदमी की आंखें बहुत शांत थीं और वह हल्के से मुस्कुराया। युवा घाटी स्वामी, मेरा कोई और इरादा नहीं है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की का भाव कुछ हद तक घबराया हुआ था और उसके शरीर के चारों ओर की हल्की आभा भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके बगल में खड़े होकर आर्यन शक्तिशाली प्रभाव महसूस कर सकता था। कितनी शक्तिशाली शक्ति! आर्यन अपने दिल में अतुलनीय रूप से हैरान था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है कि आपका कोई और इरादा नहीं है? आदमी के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी और उसने कहा, मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वह मुझे वह काला स्टील का टुकड़ा बेच सकता है। उस आदमी ने आर्यन की ओर देखा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने भी आर्यन की ओर देखा। आकाशीय सार स्टील, आर्यन ने मन ही मन सोचा। यह कलाकृति गढ़ने के लिए एक पवित्र सामग्री थी और आर्यन इसे बिल्कुल भी परिष्कृत करने में असमर्थ था। वह यह कहने की हिम्मत करता था कि पूरे प्राचीन देव युद्ध विमान में एक भी कलाकृतिकारक नहीं था जो इसे परिष्कृत कर सके। स्तर पूरी तरह अपर्याप्त था। यह देखकर कि आर्यन नहीं बोला, आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि आपको अभी पैसों की जरूरत है। कोई भी कीमत बताए, मेरा मालिक निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। इसके अलावा मेरे मालिक ने कहा कि जब तक आप बेचने के लिए सहमत होते हैं, तब तक मार्शल वेदी शहर में कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर मैं नहीं बेचता? आर्यन ने उदासीनता से कहा। आदमी हंसा और बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे बेच देता। इस दुनिया में ज्यादा दोस्त होना ज्यादा दुश्मनों से बेहतर है। वाह! क्या तुम मुझे धमका रहे हो? शायद तुम्हें यह नहीं पता, लेकिन मुझे ज्यादा दुश्मन रखना पसंद है। जितना मजबूत हो उतना बेहतर, उतना ही संतोषजनक। वापस जाओ और अपने मालिक को बताओ। आकाशीय सार स्टील बिक्री के लिए नहीं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे धमका रहे हो? मैं ऐसी चालों में कभी नहीं फंसूंगा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की थोड़ी भौं सिकोड़ी और उस आदमी की ओर देखा, क्या तुमने सुना? वह बेच नहीं रहा है, तुम अभी भी क्यों नहीं जा रहे हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम बेच दोगे। बस एक आकस्मिक अनुस्मारक, रात्रि राजा घाटी की शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। यह कहने के बाद आदमी अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह कभी प्रकट हुआ ही नहीं था। आर्यन का दिल थोड़ा डूब गया। एक और निजी कमरे में। मुख्यालय का दूत यहाँ है। एक बुजुर्ग कमरे में चला गया और आकाश संगम शाखा प्रमुख को एक नोट थमाया। नोट पर केवल एक ही शब्द लिखा था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1979। विखंडित देव मुष्टि। लोबी, उस व्यक्ति ने पहले ही लगातार 18 बार जीत हासिल कर ली है। यह आपके रिकॉर्ड के बराबर है। गुप्त कक्ष में बहादुर एक बार फिर रुक गया। उसके बाद उसने ज्यादा नहीं सोचा और बार बार मोटी स्टील की प्लेट पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। एक दिन में 18 लगातार जीत, यह बहादुर का रिकॉर्ड था। बेशक अगर कोई और होता जो चुनौती स्वीकार करता, तो आर्यन लड़ना जारी रख सकता था। यहां तक कि वांग परिवार का विशैला शव भी हार चुका था, इसलिए किसी और ने आर्यन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। और कौन? और कौन? आर्यन ने कुछ शब्द चिल्लाए। किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की। चूंकि किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, तो मुझे देखने दो कि अभी इनाम क्या था। आर्यन ने सिस्टम खोलकर जांच की। अंधकार देव शोधन हथौड़ा।
एक गहरा काला हथौड़ा आर्यन की अंतरिक्ष वलय के अंदर पड़ा था। हथियार? आर्यन ने गुणों को देखा और चौंक गया। हे भगवान, यह कोई हथियार नहीं है। यह विशेष रूप से शोधन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथौड़ा है। क्या यह बहुत ज्यादा असाधारण नहीं है? देव स्तर का शोधन उपकरण। सफलता +15%। आलोचनात्मक प्रहार सफलता दर +15%। धीरज +15%। हमला +15%। हमला गति +15%। भाग्य दर +15%। यह बस एक सम्राट सेठ की तरह था। ये गुण अंधकार देव शोधन हथौड़ा के गुण नहीं थे, बल्कि इससे परिष्कृत हथियार इतने सारे गुणों को ट्रिगर कर सकते थे। साधारण शब्दों में, यहाँ तक कि अंधकार देव शोधन हथौड़े से बनाए गए हथियार भी शीर्ष श्रेणी के हथियार थे। मुझे नहीं पता कि क्या यह स्वर्गीय सार स्टील को परिष्कृत कर सकता है। एक मौका ढूंढकर इसे आजमाना होगा, आर्यन ने अपने मन में बुदबुदाई। इस क्षण बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने धीरे से कहा, 18 लगातार जीत, यह काफी है। आर्यन ने जुड़वा बच्चों से पूछा, हमें और कितने 10 मिलियन दिव्य पत्थर की कमी है? जुड़वा बच्चों ने कहा, 3 मिलियन से ज्यादा। ऐसा करो, हम कल फिर लड़ेंगे। वैसे भी कल दोपहर तक हम उन्हें चुका देंगे। किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, इसलिए जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। किसी भी मामले में वह 10 मिलियन दिव्य पत्थर से केवल एक मैच दूर था। जब तक वह यह मैच जीत जाता, 10 मिलियन दिव्य पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, तुम कल भी नहीं खेल सकते। मैं तुम्हें वह पैसा दूंगी जिसकी तुम्हें कमी है। आर्यन ने बैंगनी कपड़े वाली लड़की को देखा और मजाक में कहा, तुम मेरे प्रति इतनी अच्छी क्यों हो? क्या तुम मेरे सुंदर रूप से आकर्षित हो गई हो? मुझे यह मत बताना कि तुम मुझे अपना शुगर डैडी बनाना चाहती हो। आर्यन इस बारे में बहुत स्पष्ट था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की का उसकी मदद करने का निश्चित रूप से कोई मकसद था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका लक्ष्य क्या था। कम से कम बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और उसकी पहचान के कारण उससे दूरी नहीं बनाई। कम से कम वह दूसरों से अलग थी। बैंगनी कपड़े वाली लड़की खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ, तो तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए। अरे! आर्यन हक्का बक्का रह गया और बोला, यह। बैंगनी कपड़े वाली लड़की फिर से धीरे से हंसी और बोली, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही हूँ। चलो चलें। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा। इस क्षण क्लैंग क्लैंग चुनौती की घंटी फिर से बजी और पूरी जगह शांत हो गई। हर कोई चुनौती की घंटी की दिशा में देखने लगा। निजी कमरे में तियान हुई शाखा के नेता अचानक खड़े हो गए। चुनौती की घंटी किसने बजाई? वे वास्तव में आर्यन से छुटकारा पाने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने उस लूबी के बारे में सोचा जिसने लगातार 101 मैच जीते थे, और साथ ही अन्य तरीकों के बारे में भी सोचा। मैं उसे नहीं जानता। यह मार्शल वेदी शहर से कोई नहीं है। मालिक, मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। यह कौन है? तियान हुई बिजनेस एलायंस के बुजुर्गों ने सबने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने माथा सिकोड़ा। आर्यन की आंखें भी थोड़ी हिलीं, क्योंकि वह वही आदमी था जो अभी-अभी स्वर्गीय सार स्टील चाहता था। घंटी बजी। उस आदमी ने आर्यन को हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने गहरी आवाज में कहा, 1000 चेहरे वाला भूत, तुम आखिर क्या चाहते हो?
उस आदमी ने कहा, मेरे मालिक को जो कुछ भी चाहिए वह उसे मिल जाता है। जब तक वह स्वर्गीय सार स्टील का वह टुकड़ा निकालता है, मैंने अभी अभी जो शर्तें तय की थीं, वे अभी भी पूरी की जाएंगी। मार्शल वेदी शहर में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जुड़वा बच्चों ने धीमी आवाज में कहा, 1000 चेहरे वाला भूत ऐसा नाम कैसे हो सकता है? बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, वह दिव्य सूची महल से है और वह खुद को 1000 चेहरा बुद्ध कहता है। हर बार उसका रूप अलग होता है और अफवाह है कि उसके 1000 चेहरे हैं। आर्यन ने कहा, तो तुमने उसे कैसे पहचाना? बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, उसके शरीर पर आभा से। आभा? आर्यन थोड़ा कांप उठा। आभा बेहद जटिल थी। भीड़ में किसी व्यक्ति की आभा को पहचान पाना, यह क्षमता असाधारण थी। इतना ही नहीं, बैंगनी कपड़े वाली लड़की की असली ताकत आभा को पहचानने में नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की सुनने की कला में थी। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, एक व्यक्ति कितना भी बदल जाए, उसकी आभा नहीं बदलेगी। मैंने उसे एक बार देखा है, इसलिए मुझे उसकी आभा याद है। किसी व्यक्ति की आभा को एक बार देखने के बाद याद रखना, यह कितना भयानक था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। दिव्य सूची महल के लोग सभी असामान्य राक्षस हैं। 1000 चेहरे वाला भूत से निपटना मुश्किल है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इस समय 1000 चेहरा बुद्ध ने उदासीनता से कहा, स्टील का वह टुकड़ा सौंप दो और मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। यदि तुम उसे नहीं सौंपते तो तुम आज मरोगे। यह एक सहज बयान था। इस तरह की टोन ने आर्यन को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा। उसकी आंखों में आर्यन तो जिक्र के लायक भी नहीं था। यह अनादर नहीं था, यह मजबूत आत्मविश्वास था। आर्यन थोड़ा नाखुश था। शायद तुम मेरे चरित्र को नहीं जानते, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कुछ भी कह सकता है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मुझे धमकाते हैं। जिन लोगों ने मुझे धमकाया है वे सब मर चुके हैं। तुम भी अपवाद नहीं होगे। समाप्त। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने आर्यन को वापस खींचा, उसे सिर हिलाया और कहा, मत जाओ। उस आदमी ने हंसा, युवा घाटी के मालिक, उसे मत रोको। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, 1000 चेहरे वाले भूत, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा मालिक कौन है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मेरी रात्रि राजा घाटी तुमसे अमिट शत्रुता रखेगी। उस आदमी ने कहा, तो देखते हैं कि क्या वह समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, तुम। उस आदमी ने कहा, इसके अलावा क्या वर्तमान रात्रि राजा घाटी अभी भी दिव्य सूची महल से लड़ने की योग्यता रखती है? हाँ हाँ हाँ। हंसते हुए वह जादू के पिंजरे में चला गया। आसपास के दर्शक सभी हक्के बक्के रह गए थे। रात्रि राजा घाटी, 1000 चेहरा बुद्ध। दिव्य सूची महल के शब्द सुनकर वे हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन तियान हुई बिजनेस एलायंस के लोग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। दिव्य सूची महल के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यह बच्चा मौत से नहीं बच पाएगा। यह और भी बेहतर है, इससे हमें परेशानी नहीं होगी। दिव्य सूची महल शाखा नेता, क्या यह तियान हुई होटल की 10वीं मंजिल पर मौजूद सम्मानित अतिथि हो सकता है? ऐसा लगता है कि वे भी उसी चीज के लिए यहाँ हैं। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। तियान हुई शाखा के नेता ने माथा सिकोड़ा और कहा, ऐसा लगता है कि वह चीज असाधारण है, यहाँ तक कि रात्रि राजा घाटी और दिव्य सूची महल भी चौंक गए हैं। कल रात की नीलामी के लिए आपको सतर्क रहना होगा,
तियान हुई शाखा के नेता थोड़े चिंतित थे। चिंता मत करो, मुख्यालय कल किसी को भेजेगा, वे निश्चित रूप से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बच्चे, ऊपर आओ और मरो। हजार चेहरा बुद्ध हल्के से मुस्कुराया। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे सामने दिखावा करते हैं। तुम अद्भुत हो, है ना? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1980। गहन अर्थ सहस्र सहार। दिव्य हॉल सूची क्या अद्भुत है। केवल उसी के कारण शान बघार रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो आर्यन को अपने सामने किसी को भी शान बघारते हुए देखना गवारा नहीं था। जैसे ही वह अवरोध में घुसा, आर्यन ने इच्छा की, परम देव विस्फोटी मुट्ठी। डिंग। लक्ष्य निर्धारित। वह आदमी अभी भी एक दिखावटी अंदाज में आर्यन को देख रहा था। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। जब तक तुम स्वर्गीय सार इस्पात को सौंप देते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वह ऐसे बोल रहा था जैसे आर्यन की जान उसके हाथों में हो। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी मुट्ठियां नीचे कीं। धमाका। उसकी मुट्ठी में शक्ति निकल पड़ी। सहस्रमुख बुद्ध ने उपहास किया, तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। तब उसकी आकृति हवा में तेजी से गुजर गई। अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने आर्यन द्वारा छोड़ी गई विस्फोटी देव मुट्ठी की ओर वार किया और चिल्लाया, तोड़ो। फुर्र। हवा बिजली की तरह तेज थी। सहस्रमुख बुद्ध अत्यंत तेज था और जब वह चला तो ऐसा लगा जैसे हजार लोग एक साथ चल रहे हों। हजार मानव खालें, हजार चेहरे एक ही समय में। उसके पास अभी भी हजार लोगों की शक्ति थी। जिन हजार लोगों को उसने मारा था, उनकी शक्ति उसी ने सोख ली थी। यही उसे इतना भयानक बनाता था। हालांकि जब आर्यन ने सहस्रमुख बुद्ध को विस्फोटी देव मुट्ठी की ओर बढ़ते देखा तो वह उपेक्षा से हंसा, भाड़ में जाओ, कौन खुद को ज्यादा आंक रहा है। इतना कहकर वह मुड़ा और उसने सहस्रमुख बुद्ध की ओर देखा भी नहीं। यह बहुत दिखावटी था। वह क्या करना चाहता है? अब वे किस तरह की चालें चल रहे हैं? क्या स्थिति है? क्या उसने हार मान ली? सहस्रमुख बुद्ध का सामना करते हुए किसने उसे इतना साहस दिया? शत्रु को पीठ दिखाना युद्ध में एक बड़ा वर्जित था। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने माथे पर बल डाला और गंभीरता से कहा, सहस्रमुख प्रेत, तुम उसे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? सहस्रमुख बुद्ध हंसा। वह मर चुका है और मेरे पास एक और मानव त्वचा का मुखौटा है। हा हा हा। धमाका। जिस क्षण उसकी उंगली टूटी, उसकी उंगली ने विस्फोटी देव मुट्ठी की शक्ति को छुआ। उसी क्षण धमाका। एक जोरदार आवाज हुई। उसकी उंगली फट गई। धमाका। हाथ फट गया। धमाका। उसके शरीर का आधा हिस्सा फट गया। धमाका। उसके शरीर का शेष आधा हिस्सा फट गया। धमाका। अंत में हैरान सिर फट गया। विस्फोटी देव मुट्ठी क्या थी? केवल एक शब्द था, विस्फोट। उसका पूरा शरीर फट गया था और अवरोध पिंजरे में एक हड्डी का अवशेष भी नहीं बचा था, केवल पाउडर का एक ढेर था। आर्यन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, सहस्रमुख बुद्ध। दिव्य सूची महल। अब कौन खुद को ज्यादा आंक रहा है? सब लोग स्तब्ध रह गए। यहां तक कि बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी हैरान रह गई। उसने आर्यन को सदमे में देखा। अविश्वसनीय। यह अविश्वसनीय था।
हालांकि सहस्रमुख बुद्ध दिव्य सूची महल के विशेषज्ञों के स्तर तक नहीं पहुंचा था, बैंगनी कपड़े वाली लड़की उसकी खेती के स्तर के बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह निम्न देवता अवस्था के शिखर पर था। यह एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था। जिस कारण से उसने आर्यन को ऊपर जाने से रोका था, वह इसलिए था क्योंकि उसे चिंता थी कि आर्यन मर जाएगा। लेकिन एक चाल, तत्काल मृत्यु। सहस्रमुख बुद्ध को यह भी नहीं पता चला कि वह कैसे मरा। अंत में वह एक मूर्ख की तरह दिख रहा था। बहुत भयंकर। हे भगवान, क्या मैं चीजें देख रहा हूं? एक मुक्के से तुरंत मृत्यु। संख्या 1414। संख्या 1414। एक पल के लिए पूरा भूमिगत अखाड़ा हंगामा करने लगा। किसी ने भी आर्यन का मजाक उड़ाने या उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने जयकार की, यहां तक कि जिन्होंने शर्त हारी थी। क्योंकि सभी लोग समान थे। वे मजबूत का सम्मान करते थे। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे उसे जयकार का यह एहसास पसंद आ रहा हो, लेकिन वह चुपचाप सिस्टम की आवाज सुन रहा था। 19 लगातार जीत का इनाम क्या हो सकता है? डिंग। खिलाड़ी आर्यन को सहस्रमुख बुद्ध को मारने के लिए बधाई। 1,20,000 अनुभव अंक, 1,20,000 देव शक्तिमान और एक असामान्य ऊर्जा मान प्राप्त हुए। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को 19 लगातार जीत हासिल करने और सहस्र सहार का इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप खेती करना चाहते हैं? अरे, सहस्र सहार! आर्यन एक पल के लिए चौंक गया और बुदबुदाया, यह नाम एक नए व्यक्ति के लिए 1000 लड़कियों को उठाने के लिए होना चाहिए, इसलिए इसे सहस्र सहार कहा जाता है ना? ऐसी खेती की तकनीक कैसे हो सकती है? उसने जांच करने के लिए सिस्टम खोला। खेती विधि सहस्र सहार, ब्लेड का गहन अर्थ। ग्रेड पवित्र कला गुप्त तकनीक। खपत 10 मिलियन देव शक्ति मान। विवरण मुट्ठी चोट कौशल, एक वार और 1000 मौतें। विवरण 2 यह कौशल केवल एक देवस्तरीय ब्लेड से ही जारी किया जा सकता है, एक साधारण ब्लेड शक्ति का सामना नहीं कर सकता। एक वार 1000 मौतें। धिक्कार है, इतना अद्भुत! आर्यन ने सिस्टम के विवरण को विस्मय में देखा। यदि यह गहरी ब्लेड तकनीकों का यह सेट वही था जो सिस्टम ने वर्णित किया था, तो यह बहुत शक्तिशाली होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसे केवल एक शक्तिशाली जंगली ब्लेड ही जारी कर सकता था। आर्यन के पास एक ब्लेड था। यह भी एक देवस्तरीय था। हालांकि आर्यन को जो एहसास हुआ वह यह था कि वह सहस्र सहार की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। उसके दिमाग में तुरंत एक वस्तु की आकृति उभरी, स्वर्गीय सार इस्पात। यदि इसे अंधेरे देव परिष्करण हथौड़ा के साथ मिला दिया जाता, तो स्वर्गीय सार इस्पात एक बड़ा ब्लेड बनाने में सक्षम होगा और सहस्र सहार को जारी किया जा सकेगा। स्वर्गीय सार इस्पात को अंधेरे देव परिष्करण हथौड़ा के साथ मिलाकर एक शीर्ष ग्रेड विशेषता बनाई गई, साथ ही सहस्र सहार की शक्ति। वाह! केवल इसके बारे में सोचने से ही आर्यन का खून खौल उठा। अद्भुत! अवरोध पिंजरा खुल गया और आर्यन अवरोध से बाहर निकला। उसकी नजर चारों ओर घूमी और उसने फिर से चिल्लाया, मैं केवल एक सवाल पूछूंगा, और कौन? अतुलनीय रूप से अहंकारी। पूरी जगह शांत थी। किसी ने भी फिर से चुनौती घंटी नहीं बजाई। अंततः आसपास के लोग जयकार कर रहे थे। संख्या 1414। संख्या 1414। तियान हुई व्यापार गठबंधन के निजी कमरे में। शाखा प्रमुख तियान हुई ने माथे पर बल डाला, क्या किसी ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह मुक्का किस तरह की चाल थी? सभी बड़ों ने सिर हिलाया। एक बड़े ने कहा,
शाखा प्रमुख, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। हमें उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हमें मुख्यालय को रिपोर्ट करनी चाहिए? हम व्यापार गठबंधन हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। हम आसानी से लोगों को नाराज नहीं कर सकते, है ना? जिसने बात की वह स्पिरिट वंडर हॉल का एक बड़ा था। उसने आर्यन को बहुत महत्व दिया, क्योंकि आर्यन की गोलियों को परिष्कृत करने की तकनीक और हड्डी पुनर्रचना गोली जो उसने परिष्कृत की थी। एक और बड़े ने तुरंत कहा, यदि आप उससे दोस्ती करते हैं तो आप मुख्य मंदिर के दुश्मन बन जाएंगे। आपने अभी कहा कि हम केवल व्यापार कर रहे हैं, तो हम मुख्य मंदिर को कैसे नाराज कर सकते हैं? मुख्यालय ने पहले ही आदेश दे दिया है, हमें और क्या रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? एक बड़े ने कहा, विभाग प्रमुख, ऐसा लगता है कि हमें वास्तव में उस भयंकर व्यक्ति को 101 जीत के साथ बाहर लाने की आवश्यकता है। उसने 101 युद्ध लड़े और उन सभी को एक ही मुक्के से निपटा दिया। वह निश्चित रूप से आर्यन को कुचलने में सक्षम होगा। हमें उसे लड़ने के लिए लाना होगा। मैंने उस बड़े व्यक्ति को पहले भी देखा है। मैंने कभी किसी को उसके जैसा असामान्य नहीं देखा। शाखा प्रमुख, जैसे ही आप शब्द कहेंगे मैं उसे आर्यन से लड़ने दूंगा। उन्हें आदेश का पालन करना था। तियान हुई शाखा प्रमुख ने हल्का सा कहा, चिंता मत करो, आर्यन ने दिव्य हॉल सूची से किसी को मार डाला, वह स्वामी निश्चित रूप से हरकत में आएगा। शायद हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और तो और, कल रात की नीलामी ही वह है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। आर्यन से निपटने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेगा और उस समय बहुत सारे अवसर होंगे। शाखा प्रमुख तियान हुई ने उदासीनता से कहा। मुख्यालय के आदेश महत्वपूर्ण थे। हालांकि नीलामी और भी महत्वपूर्ण थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1981। अंतर्धाराएं। गहराई में कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे। मास्टर, आप कमाल हैं। ही, आप सबसे अच्छे हैं। जुड़वा लड़कियों ने अनायास ही आर्यन के गालों पर चुंबन दे दिया। उनकी आंखों में चमक और प्रशंसा साफ दिख रही थी। बैंगनी वस्त्रों वाली लड़की ने आर्यन को देखा और खुद को पूछने से रोक न सकी, तुमने यह कैसे किया? आर्यन के होठों के कोने ऊपर मुड़ गए। उसने बैंगनी वस्त्रों वाली लड़की के चेहरे पर लगे बैंगनी नकाब की ओर देखा और कहा, अपना नकाब हटाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। बैंगनी वस्त्रों वाली लड़की एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, तुमने देव सूची महल के लोगों को मार डाला है, वे इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। इतना कहकर बैंगनी वस्त्रों वाली लड़की मुड़ी और चली गई। उसकी चाल में एक रहस्यमयी गरिमा थी। आर्यन ने उसकी पीठ को देखा और बुदबुदाया, तुम्हारा लक्ष्य आखिर क्या है? मास्टर, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, जुड़वा लड़कियों ने खुशी से कहा, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पर्याप्त नहीं है। जुड़वा लड़कियां चौंक गईं और बोलीं, हमारे पास पहले से ही 15 मिलियन देव पत्थर हैं, यह कैसे पर्याप्त नहीं है? आर्यन ने कहा, मुझे तुम दोनों के फिरौती के पैसे की अभी भी कमी है। दोनों लड़कियां इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं।
आर्यन ने हर हाथ में एक को गले लगाया और कहा, क्या रो रही हो? तुम मेरी स्त्रियां हो। आर्यन उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। उसकी स्त्री, उसे जिम्मेदार होना था, चाहे उनका जन्म कुछ भी हो। जब से उसने उन्हें पाया था, उसे उनकी देखभाल करनी थी। नमगुप्त कक्ष में एक वृद्ध दरवाजे के बाहर खड़े थे और उनके बगल में एक नौकर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसे अभी अभी पीटा गया था। वृद्ध ने धीरे से कहा, एक कर्मचारी के रूप में तुमने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग जुआ खेलने के लिए किया और भूमिगत मुक्केबाजी के नियमों का उल्लंघन किया। अपने हाथ अपाहिज कर दो। परिचारक ने बार बार माथा टेका और कहा, वृद्ध, मैं बस अपनी माँ की जान बचाना चाहता था और मैंने गबन किए गए पैसे पहले ही चुका दिए हैं। कृपया वृद्ध, मेरी जान बख्श दें, कृपया। वृद्ध ठंडे होकर हंसे, मुझसे भीख मांग रहे हो? उससे भीख क्यों नहीं मांगते? परिचारक चौंक गया और तुरंत आगे घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा, बड़े आदमी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। कृपया मुझे बचाओ। बहादुर ने वृद्ध की ओर देखा और कहा, बोलो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वृद्ध ने अपने नाखूनों से खेलते हुए उपहास किया, कल लड़ने जाओ। बहादुर ने कहा, हम किससे लड़ रहे हैं? वृद्ध की आंखों में चमक आई और उसने कहा, नंबर 1414। परिचारक की आंखें डबडबाईं। वह व्यक्ति जिसने आज लगातार 19 बार जीत हासिल की। बड़े आदमी, वह बहुत मजबूत है। आज देवसूची महल के लोग सब उसके एक मुक्के से मारे गए। तुम। उसे बात पूरी करने का मौका दिए बिना वृद्ध ने उसके सिर पर पैर रखा और उसे जमीन पर दबा दिया। उसने ठंडे होकर कहा, क्या तुम्हें यहां बोलने का अधिकार है? बहादुर ने वृद्ध की ओर देखा और कहा, ठीक है। इतना कहकर वह मुड़ा और मोटी स्टील की प्लेट की ओर वापस चला गया। क्या अब तुम उसे जाने दे सकते हो? हाँ हाँ हाँ। वृद्ध जोर से हंसा और बोला, बेशक तुम कर सकते हो। फिर वह हंसा और चला गया। नौकर जमीन से रेंगता हुआ उठा और कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद। बहादुर ने मुक्का मारा और कहा, एक दिन में लगातार 19 जीत, वह किस तरह का भयंकर व्यक्ति होगा। मैं सचमुच इसका इंतजार कर रहा हूं। लगातार 19 जीत ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वह बहुत उत्साहित था, काफी उत्साहित। बहादुर एक लड़ाकू व्यक्ति था, वह लड़ने के लिए ही पैदा हुआ था। केवल वही नहीं, बल्कि अष्टयुद्धदेव भी। परिचारक ने कहा, मैंने उस व्यक्ति को देखा है जिसने लगातार 19 बार जीता है। वह सचमुच असाधारण नहीं है। वांग परिवार के बैंगनी वस्त्रों वाला विशैला शव और देवसूची महल के विशेषज्ञ सब उससे हार गए। मुझे चिंता है कि तुम। बहादुर ने उत्साह से कहा, चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। वह अब अष्टयुद्धदेव का नेता नहीं था। वह अब एक साधारण देव शक्ति युद्धदेव नहीं था। वह नहीं हारेगा। कम से कम वह मरेगा नहीं। क्या? वांग ताई की गुरुत्वाकर्षण स्थान की खेती पहले ही 8 मिलियन देव पत्थर से ज्यादा हो चुकी है। असंभव। गुरुत्वाकर्षण स्थान की खेती के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं होती। वेटर 10 मिलियन देव पत्थर लाया जो आर्यन ने उसे कर्ज चुकाने के लिए दिए थे, लेकिन अब आर्यन को 10 मिलियन का नहीं बल्कि 18 मिलियन का कर्ज था। आर्यन हंसा, तियानहुई व्यापार गठबंधन? दिलचस्प। वेटर ने कहा, मास्टर, जहां तक मुझे पता है, तियानहुई व्यापार गठबंधन के पास इतना महंगा प्रशिक्षण स्थान नहीं है। यह स्पष्ट है। आर्यन हंसा, यदि तुम चाहते हो कि मैं कल जुआ खेलना जारी रखूं।
लगता है वे कल एक भयंकर आदमी ढूंढेंगे। दिलचस्प दिलचस्प। तो चलो लड़ना जारी रखते हैं। आर्यन आज पर्याप्त नहीं खेला था और सिस्टम इनाम पर्याप्त अच्छा नहीं था। चूंकि वह पर्याप्त खुश नहीं था, स्वाभाविक रूप से उसे जारी रखना था। और तो और, परम विस्फोटक देव मुट्ठी का कूलडाउन समय केवल 10 घंटे था। एक रात कूलडाउन के लिए पर्याप्त थी। जुड़वा लड़कियों ने कहा, तियानहुई व्यापार गठबंधन बहुत ज्यादा धमका रहा है। कोई बात नहीं। मुझे अनुभव दो, मुझे देव शक्ति मूल्य दो, मुझे कुछ दो, बेशक मुझे इसे स्वीकार करना होगा। हालांकि आर्यन ने ऐसा कहा, वह अपने दिल में बहुत नाखुश था। तुम मेरी जान चाहते हो? तो चलो देखते हैं कि तुम कल किस तरह के व्यक्ति को भेज सकते हो। वह जिसने 101 जीत हासिल की है। चलो देखते हैं कौन मजबूत है। आर्यन अंदर ही अंदर खुश था। 101 जीत, यह एक किंवदंती की तरह था। आर्यन सचमुच अपने दिल में इस भयंकर आदमी से लड़ना चाहता था। यह बहुत अच्छा होगा। लड़ने की बात करें तो अष्टयुद्धदेव की लड़ने की भावना को मिलाकर भी आर्यन जितनी नहीं होगी। बहादुर के अलावा तियानहुई व्यापार गठबंधन के लोग चेन परिवार तक भी गए थे। चिंता मत करो, हमारे पुराने दानव ने कहा कि जब तक वह एक विशेषज्ञ है, वह उत्साहित होगा। चाहे उसके लगातार 19 जीत हो या 101 लगातार जीत, अंत में वह अपनी जान